यस हेलो एवरीवन वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री के कुछ एमसीक्यूज जो कि एमपीटेड ग्रेड 1 के पेपर में पूछे गए, जो रिसेंट आपका मेंस का एग्जाम हुआ है उसके क्वेश्चंस आज की क्लास में हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले। सो फर्स्टली चेक कर लीजिए वॉइस क्लियर आ रहा है, स्क्रीन अच्छे से डिस्प्ले हो रहा है। देन सेशन को स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करेंगे आज के सेशन को। आज का जो सेशन है मेनली केमिस्ट्री में किस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, क्योंकि थ्योरी आपने 10 ही यूनिट की यहाँ पर देख ली है, कुछ बेसिक एमसीक्यूज भी कर लिए। अब एग्जाम जो है स्पेसिफिक एमपीएसबी किस तरीके से और किस लैंग्वेजेस में क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि लैंग्वेज थोड़ी सी पढ़ने में समय लगता है। तो वही सारे क्वेश्चन आज की क्लास में हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले, ठीक है। चलिए ऑल क्लियर। और बात की जाए कोर्सेज की तो कंप्लीट कोर्स आप सभी के लिए अवेलेबल है। फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री का लाइव बैच यहाँ पर अवेलेबल है, उसमें आप एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि जो आपके टेस्ट सीरीज है और प्रैक्टिस एमसीक्यूज है वो आपके कोर्स के साथ ही अटैच रहेंगे, तो उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साइंस का कंप्लीट बैच अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस, आप उसे उसमें भी इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। और अधिक जानकारी के लिए आप ऐप पर आ सकते हैं, ऐप पर डेमो क्लासेस अवेलेबल है, साथ ही फ्री टेस्ट भी यहाँ पर प्रोवाइड किए गए, फ्री स्टडी मटेरियल भी है, वहां से जाकर भी आप स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ थ्योरी प्लस कुछ एमसीक्यूज का कॉम्बो आपको यहाँ पर मिलेगा। सो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। एचएस टेट का ये कुछ 2000 पेज का क्यूबी है, वो हमने ऐप पर फ्री स्टडी मटेरियल में भी डाल दिया है और साथ ही टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर दिया, वहां से जाकर आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 से हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं, इससे पहले के क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ये इसका सेकंड सेशन है, ठीक है। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन को, ट्राई करते हैं सॉल्व करने का। किसी बंद पात्र में एक गैस का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, एक क्लोज्ड कंटेनर है, टेम्परेचर उसका 27 डिग्री सेल्सियस है। यदि मैं टेम्परेचर को 327 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दूं, पहले मेरा टेम्परेचर 27 था, ठीक है, रूम टेम्परेचर के आसपास, मैंने एकदम से उसको राइज करके कितना कर दिया, 327 कर दिया, तो उस केस में प्रेशर पर क्या असर पड़ेगा। मतलब यहाँ पर जो डील की गई है वो टेम्परेचर के साथ की गई है, प्रेशर के साथ की गई है। मतलब जब टेम्परेचर प्रेशर ऐसी चीजें आपको दिखे तो आपका जो तीसरा पॉइंट है वो क्या है, वॉल्यूम होगा। टेम्परेचर प्रेशर और वॉल्यूम, यानी कि कहीं ना कहीं ये वाला क्वेश्चन मुझे आदर्श गैस समीकरण या फिर बायस चार्ल्स थ्योरी, एवोगेड्रो थ्योरी, गे लुसेक थ्योरी, डोल्टन का आंशिक दाब का नियम याद आ रही है, यूनिट नंबर 16 उससे पूछा गया होगा, है ना, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ मेंशन तो है नहीं, टेम्परेचर प्रेशर की बात हो रही, तो कहीं ना कहीं ये उन चारों पांचों नियमों में से एक हो सकता है, ठीक है। देखो टेम्परेचर इसने कितना बोला है, टेम्परेचर बोला है 27, इसको T1 कह दो। T2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 327 यहाँ पर दे रखी है। इसके बाद इसने कहा है कि प्रेशर पर क्या असर पड़ेगा, दैट मीन्स मुझे P1 और P2 निकालना है, मतलब कुछ तो वैल्यू निकल कर आएगी P1 और P2 की। अब मुझे ये समझना है कि कौन सा नियम लगेगा, क्या क्लिक कर रहा है अभी तक आपको दिमाग में, कौन सा नियम लग जाना चाहिए। टेम्परेचर है प्रेशर है, तो बायल्स की थ्योरी लगेगी क्या, बायल्स का बाल्टी नियम, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, नहीं टेम्परेचर की वैल्यू है। दूसरा नियम चार्ल्स का चापला नियम, जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है, प्रेशर भी दे रखा है, तो दो नियम तो कैंसल हो गए। तीसरा नियम होता है हमारा गे-लुसेक का नियम, जिसको हम लोग गिव अवे थ्योरी बोलते हैं। तो गे-लुसेक में वॉल्यूम जो है, आयतन जो है वो कांस्टेंट है, और ये क्वेश्चन में मुझे तो ये दे ही नहीं रखा है, वॉल्यूम आयतन दे ही नहीं रखा है, तो कहीं ना कहीं मेरी ये थ्योरी यहाँ पर काम करेगी। So according to the Gay-Lussac theory, pressure is directly proportional to क्या हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक है। ये कौन सा नियम लगाया हमने, गे-लुसेक का नियम लगाया। दो प्रेशर दो टेम्परेचर के लिए P1 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू P2 डिवाइड बाई T2 हो जाएगा। बस इसके अंदर आप वैल्यू रख लो, इधर P1 P2 को लेकर आ जाओ, T1 ऊपर चला जाएगा। बट अभी सारी चीजें ना सेल्सियस में है, इट मस्ट बी इन केल्विन, तो मैं इसको दोनों में क्या कर लूँ, 273 यहाँ पर प्लस कर लूँ, तो ये केल्विन में हो जाएगा। सो मेरा जो यहाँ पर T1 आएगा, इधर T1 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा, T2 हो जाएगा। सो T1 की वैल्यू 273 में 27 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। 200 और 300 500 हो जाएंगे, प्लस 100 हो जाएंगे, टोटल कितने हो जाएंगे, 600 हो जाएंगे। सो P1 इज इक्वल टू 1/2 या P1 इज इक्वल टू P2/2 यहाँ पर हो गया, ठीक है। P1 इज इक्वल टू क्या हो गया मेरा, P1 इज इक्वल टू P2 का आधा। तो इसने बोला कि दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब नया वाला दाब जो है पुराने वाले का कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, यस ऑप्शन नंबर सी सही बात है, डबल यहाँ पर हो जाएगा, 2 गुना यहाँ पर हो जाएगा।
अब मेरे को ये बताओ कि किसी को भी इस क्वेश्चन को करने में कोई भी दिक्कत आई क्या? हमने T1 ले लिया, हमने T2 लिख लिया, हमने उसको केल्विन में कन्वर्ट कर लिया, हमको पता चल गया गेल-उसेक थ्योरी है, ये गेल-उसेक थ्योरी होती है P1 डिवाइड बाय T1 इज इक्वल टू P2 डिवाइड बाय T2। वैल्यू तो किसी की दे नहीं रखी थी प्रेशर की, तो मतलब 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना ऐसा ही कुछ आंसर आता। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते। कॉपी पेन लेकर बैठोगे तभी क्वेश्चन बनेंगे, है ना? अगला देखिएगा, अधिक ऊंचाई पर क्वथनांक, अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक कम हो जाता है। कहना क्या चाह रहे हो? अधिक ऊंचाई पर जब जाओगे तो पानी जो नॉर्मल जमीन पर जहां हम रहते हैं, है ना, 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, ठीक है, लेकिन अगर आप ऊंचाई पर जाओगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। दैट मीन्स पानी जो है कम टेम्परेचर पर ही उबलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो इसने क्वेश्चन में ही दे दिया कि कम टेम्परेचर पर उबलना स्टार्ट होता है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पर रीजन बताओ ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां का ऊपर का टेम्परेचर कम होता है, वायुमंडलीय दाब कम होता है, वायुमंडलीय दाब ज्यादा होता है, या तापमान बहुत हाई होता है, इसीलिए वो कम टेम्परेचर पर ही उबल जाता है। करिए इसका आंसर क्या होना चाहिए? देखो कमेंट में आंसर आप लोग करते जाओ ताकि आपको याद रहेगा कि हाँ, ये क्वेश्चन हमने किया था कहीं पहले क्लास में और हमने इसका आंसर ऐसा कुछ किया था। ठीक है, और लिख दोगे एक आध छोटा सा वर्ड की कम ज्यादा, तो और ज्यादा अच्छे से आपको याद रहेगा। सो पानी के क्वथनांक का कम होने का रीजन क्या है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। जैसे कि हम लोग यदि इस डायग्राम में देखें तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट पर जो 8,848 मीटर की ऊंचाई पर है, वहां पर जो है 69.9 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब जहां पर हमको 100 डिग्री सेल्सियस तक ऊष्मा को इंक्रीज करना पड़ता है, माउंट एवरेस्ट पर 69, लगभग 70 पर उबल गया। सेंटीग्रेड में हम लोग बात कर रहे हैं। सी लेवल पर नॉर्मल हमारा 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और अगर आपसे कोई पूछ ले डेड सी जो है ना, जो बिलो -427 बिलो सी लेवल है, उस पर भी आप देखोगे तो 101.4 डिग्री सेल्सियस तक पर जाकर पानी उबलना स्टार्ट होगा। यस, कम हो जाएगा। क्या कम हो जाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा कम पड़ता जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए, और चाहे आप डिटेल देखना है तो डिटेल भी देख सकते हो, और क्या क्या पॉइंट होते हैं तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, जिससे पानी को तरल से गैस में परिवर्तित करने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, तो कम बॉइलिंग पॉइंट पर ही आपका पानी उबलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा। कोई भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। ठीक है, और जो चैट बॉक्स अवेलेबल है, टॉक टू ट्यूटर वाला जो चैट बॉक्स मिला हुआ है आपको ऐप पर, वहां पर आप अपने डाउट्स मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट संडे जितने भी डाउट्स अभी तक हमने कलेक्ट किए हैं स्टूडेंट से, वो सारे डाउट्स यहाँ पर सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, चलिए, तापमान बढ़ने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या असर पड़ता है? जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होगा तो जल का जो पृष्ठ तनाव है, सरफेस टेंशन है, उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा? क्या लगता है आपको, क्या आंसर यहाँ पर होना चाहिए? जैसे पानी की बूंद गोलाकार क्यों होती है? बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन पानी की बूंद होती है गोलाकार। ठीक है, तो जब आप पानी उबालते हो तो उसका जो सरफेस एरिया, उसका जो पृष्ठ तनाव है, वो क्या होने लग जाता है? डिक्रीज होने लग जाता है ना? क्योंकि जैसे ही, अगर हम लोग कहें कि जैसे ही आपने टेम्परेचर को राइज करा तो जल के जो कण है उनकी गतिज ऊर्जा इंक्रीज हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। दैट मीन्स कण क्या करने लग जाते हैं? मूव करने लग जाते हैं। ठीक है, कणों की गति यहाँ पर बढ़ गई। अब गति बढ़ने की वजह से उनके बीच का जो अंतराणविक बल है, यानी कि इंट्रामोलिक्यूलर फोर्सेस है, जिसकी वजह से जल के जो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो काफी टाइटली बॉन्ड था, अब वो क्या होगा कि यहाँ पर ढीला पड़ जाएगा, क्योंकि कण गति कर रहे हैं, तो अंतराणविक जो आकर्षण बल है वो कमजोर हो जाएगा, तो उसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया अपना? यस, सही है, ऑप्शन नंबर 1 डिक्रीज यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, रीजन यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हो। वही अंतराण्विक बल का कंसेप्ट आप लगा सकते हो कि अंतराण्विक बल जो अणु को बांधे रखता है, जल को बांधे रखता है, वो ढीला पड़ जाएगा क्योंकि कण दूर दूर चले जाएंगे, तो जो आपस में बांधे हुए था वो कमजोर पड़ गया। कमजोर पड़ गया तो तापमान बढ़ने से उसका सरफेस टेंशन कम पड़ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, किसी धातु की चमक का मुख्य कारण क्या होता है? जैसे जो मेटल्स होती है ना, वो चमकती है ना, उनमें लस्टर प्रॉपर्टी पाई जाती है। इसके अपोजिट किसके? अधातु के, नॉन मेटल के अपोजिट। तो लस्टर ऑफ द मेटल इज ड्यू टू, किसी भी मेटल का जो लस्टर गुण होता है कि उनमें शाइनिंग होती है,
उनमें चमक होती है, वो किसके कारण होती है? क्यों? क्योंकि उसके ऊपर क्या होगा? सबसे पहला ऑप्शन रासायनिक क्रियाशीलता के कारण, केमिकली वो इनर्ट यहाँ पर होती है, वो क्रिया नहीं करती है, पॉलिशिंग होती है, डेंसिटी होती है, या फ्री इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। देखो मेटल है तो वो सुचालक होती है, हम लोग एक चीज समझते हैं, यूनिट 15 सेमीकंडक्टर में हमने पढ़ा था कि धातु है, अच्छी सुचालक कंडक्टर यहाँ पर होती है ना, सुचालक होगी दैट मीन्स कि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे जो कि हमारे संवहन बैंड से चालन बैंड पर जाते हैं, है ना, ओवरलैपिंग उनकी होती, कोई भी कंसेप्ट आप लगाओ किसी भी यूनिट का, आपका आंसर तो यही आना है कि उनके अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तभी तो उनके अंदर अच्छे से हम लोग विद्युत धारा यानी कि करंट को फ्लो करवा सकते हैं। ठीक है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण धातुओं में यहाँ पर चमक पाई जाती है, क्योंकि धातु में ये जो इलेक्ट्रॉन है एकदम से स्वतंत्र रूप से घूमते रहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अधिकतम तरंगदैर्घ्य वाला विद्युत चुंबकीय विकिरण कैसा होता है? मतलब इन सब में से सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी? ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विथ मैक्सिमम वेवलेंथ क्या होना चाहिए इसका आंसर? सबसे ज्यादा इंफ्रारेड होगा, रेडियो होगा, एक्सरे होगा, या फिर पराबैंगनी होगा? सबसे ज्यादा किसकी होती है? बताते जाओ, कमेंट बॉक्स में आंसर करते जाइएगा। रेडियो वेव्स की होती है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कैसे होती है एक बार प्रूफ करके दिखाओ। तो देखो ये वाली टेबल ना आपको ऐसे नॉर्मली बुक में भी नहीं दिखेगी। ठीक है, यहाँ पर हमने सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स है उनके नाम लिखे हैं, हमने वेवलेंथ लिखी एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, फिर हमने वेवलेंथ लिखी है सेंटीमीटर में, है ना, फिर हमने फ्रीक्वेंसी बताई है, और फिर हमने एनर्जी बताई है। ठीक है, तो अब देखो सबसे ज्यादा किसकी वेवलेंथ होती है? तरंग दैर्घ्य 10⁹ एंगस्ट्रॉम से भी ज्यादा की होती है रेडियो की। ठीक है, आप चाहे तो एंगस्ट्रॉम में और इजी करना है थोड़ा सा लाइफ को, तो सारी चीजें सेंटीमीटर में याद कर लो। ठीक है, फिर वो 10⁻10 करके आप एंगस्ट्रॉम में कर सकते हो। सो वेवलेंथ 10 से ज्यादा की होती है 10 सेंटीमीटर से। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आप देखोगे तो 3 इंटू 10⁹ से कम यहाँ पर होगी। एनर्जी जो होगी 10⁻⁻5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम की होगी। सेम अपन माइक्रोवेव के लिए देख सकते हो। ठीक है, इंफ्रारेड जो होता है, विजिबल लाइट जो हमारे 7 कलर्स वाली होगी, उसके लिए, पराबैंगनी किरणों के लिए, एक्सरे के लिए, और गामा रेज के लिए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट नहीं है इसके अंदर? ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका? रेडियो हो जाएगा। लाइन से देखो अरेंज भी कर रखी है। ठीक है, किसकी वेवलेंथ? इसने बोला था अधिकतम तरंगदैर्घ्य वाला जो है वेवलेंथ या विद्युत चुंबकीय विकिरण जो है वो यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ जाते। देखो दोनों में डिफरेंस है, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी तो वेवलेंथ सबसे कम होगी, और फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो एनर्जी भी ज्यादा होगी। ठीक है, आप जैसे कि मैं अगर कहूँ कि रेडियो का आप अपनी जो विजिबल लाइट है उससे कंपैरिजन करो, तो देखो वेवलेंथ माइनस में आ रही है क्योंकि हम लोग इसको नैनोमीटर में कंसीडर करते हैं, 400 टू 750 नैनोमीटर, है ना, राइट। तो जैसे अपन सारे 7 कलर्स के लिए मापते हैं तो सब नैनोमीटर में होता है, अभी हम लोग सेंटीमीटर में बोल रहे हैं, तो डेफिनेटली रेडियो की काफी ज्यादा है हमारे जो विजिबल लाइट होती है, जो दृश्यमान प्रकाश होता है उससे। ठीक है, अगर ये ज्यादा है दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी क्या होगी? सबसे कम होगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कम है तो एनर्जी भी क्या होगी यहाँ पर? उस तरीके से चलेगी, मतलब फ्रीक्वेंसी और एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल यहाँ पर होगी, व्युत क्रमानुपाती यहाँ पर होगी। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किस में अधिकतम संख्या में अणु अवेलेबल है? क्या क्वेश्चन है? ठीक है, अब देखो इस पेपर में मैं जितने भी आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी हर 10 में से एक क्वेश्चन आपको ये मिलेगा, मतलब पेपर बनाने वाले ने 100 क्वेश्चन में से आप ये मानकर चलो कि इस पेपर में 7-8 क्वेश्चन आपको यही वाले मिल जाएंगे। क्वेश्चन पूरा यही है, ये ऑप्शंस अलग अलग रहते हैं, मतलब पेपर को इनको कैलकुलेटिव बनाना था कि ज्यादा से ज्यादा आपका समय इस चीज पर खर्च हो। ठीक है, तो हम कितने कम समय में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ट्रिकी वे से वो ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले पूछा है 54 ग्राम नाइट्रोजन पेरोक्साइड के अपन को क्या निकालने? मॉलिक्यूल्स यहाँ पर निकालने, मतलब परमाणुओं की संख्या यहाँ पर निकालनी है। ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन में आते हैं जहां पर आप अणु और परमाणु में कंफ्यूज हो रहे हो तो आप हमेशा इंग्लिश वाले वर्ड को ही फोकस करोगे। इसने हमसे मॉलिक्यूल्स पूछा है, हम परमाणु निकालकर आंसर कर देंगे। ठीक है, पहला मैं सॉल्व कर रही हूँ, दूसरा आप लोग सॉल्व करिएगा। ठीक है, ऐसे करके अपन सारे ही सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले इसने पूछा है नाइट्रोजन पेरोक्साइड के लिए, व्हाट इज नाइट्रोजन पेरोक्साइड और इसका फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है। राइट, NO2 यहाँ पर होता है। ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ पर होता है, तो इसके लिए आप निकालो। ठीक है, पहले ट्राई करो। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग यहाँ पर निकालेंगे
इसका मोल संख्या। ठीक है, सबसे पहले हम लोग मोल संख्या निकालेंगे। मोल संख्या निकलने के बाद ही क्या निकलेगा, परमाणु संख्या निकलेगी। चलो एक एक करके कर लेते हैं। सबसे पहले हमको मोल संख्या निकालनी है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मास डिवाइड बाय मोलिक्यूलर मास, यानी कि भार डिवाइड बाय अणुभार यहाँ पर होता है। जब आपसे ये निकल जाएगा तो आप क्या लिखोगे, परमाणुओं की संख्या जो होगी वो हम लोग निकालेंगे, जो कि किसके बराबर होती है, जो भी आपको मोल संख्या यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, जो भी मोल संख्या आपको यहाँ पर दे रखी है उसमें आप क्या करोगे, एवोगेड्रो नंबर जो है उसका क्या कर लोगे, मल्टीप्लाई यहाँ पर कर लोगे। ठीक है, तो उससे आपका क्या निकल कर आ जाएगा, ये आपकी परमाणु की संख्या। अब हर एक के लिए हमको यही करना है, तो सबसे पहले हम लोग इसके लिए कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 नाइट्रोजन पेरोक्साइड के लिए एन की वैल्यू, भार कितना दे रखा है हमको क्वेश्चन में, 54 दे रखा है। ठीक है, अणुभार कैसे निकालोगे, नाइट्रोजन का कितना होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है। ठीक है, नाइट्रोजन जो होता है 7 होता है, तो इसका भार कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ऑक्सीजन का 16 दूना 32 हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 है, मतलब इसका स्क्वायर आपको करना पड़ेगा। सो 54 डिवाइड बाय 4 2 6 3 और 1 4, 46 दूना कितने होते हैं, 6 दूना 12, 92। 54 बटा 92 यहाँ पर आ गया, मतलब कुछ 0 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू आएगी। जब आप परमाणु की संख्या निकालोगे तो आपको जो भी 0 पॉइंट वैल्यू आएगी उसमें Na का मल्टीप्लाई करना। देखो हम लोग 0 पॉइंट क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास 4 ऑप्शन है, मेरे को चारों को सॉल्व करना है और इतना टाइम नहीं है कि हम लोग एग्जाम में चारों वैल्यूज निकालें। मान लो इन केस किसी की 1 पॉइंट 2 पॉइंट ऐसी वैल्यू आ गई, तो हमको अधिकतम निकालने, तो ये वाला नंबर बड़ा हो जाएगा। फिर अगर लग रहा है कि कोई भी दो वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग आ रही, तो फिर उन दो ऑप्शन को अपन सॉल्व करेंगे, सबको नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये टाइम आपका खराब करने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। दूसरा स्टार्ट करते हैं, 28 ग्राम CO2 डायरेक्टली कर ले। एन की वैल्यू कितनी होगी, भार 28 दे रखा है, CO2 का भार कितना होता है, 44 होता है, क्योंकि कार्बन का 12 होगा और ऑक्सीजन का 32 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 28 बटा 44। इसका भी 0 पॉइंट में आंसर आ रहा है, और इसमें जब परमाणु की संख्या निकालूंगी तो 0 पॉइंट इंटू Na मुझे करना पड़ेगा, जो कि एवोगेड्रो नंबर होता है 6.023 इंटू 10⁻23 करके। ठीक है, तीसरे के लिए निकाल लेते हैं, पानी के लिए निकालना, सो इजी, रोज पी रहे हो। 36 ऊपर दे रखा है, इसका भार कितना होता है, 18 होता है। 2 + 16 करके H2O है ना, 2 + 16 36 बटा 18, लो इसकी वैल्यू 2 यहाँ पर आ गई, ट्वाइस ऑफ Na परमाणु संख्या हो जाएगी। तो अभी के इन तीन ऑप्शन में सबसे बड़ा पानी है, पानी के परमाणु, पानी के मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा है। बट ठीक है, फिर भी फोर्थ वाला ट्राई कर लेते, हो सकता है इसका आंसर इससे भी बड़ा हो। 46 ग्राम मिथाइल अल्कोहल की बात हो रही है, तो मिथाइल अल्कोहल का पहले तो फॉर्मूला पता हो, तो फिर आगे बढ़ने की यहाँ पर थोड़ी सी हमको वो होगी कि आगे बढ़ते हैं। मिथाइल अल्कोहल बोला है, एल्कोहल समूह कौन सा समूह होता है, OH समूह होता है, तो यहाँ पर कर ले CH3OH, ये होता है मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, CH3OH यहाँ पर हो जाएगा। तो इसका क्वेश्चन में वैल्यू कितना दे रखा है, 46 यहाँ पर दे रखा है। देखो इस ग्राम से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर 54 बढ़ा है तो इसका भार ज्यादा होगा, नहीं, उसके अणु भार से ज्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है, ये सब अभी हटा रहे हैं हम लोग यहाँ से। चलो अभी लिखा था ना फॉर्मूला, CH3OH होता है, भार कितना दे रखा है, 46, इसकी वैल्यू यही कैलकुलेट कर ले। कार्बन कितना होगा, 12 + 3 + 16 + 1, हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा, है ना। तो अब इसको जोड़ लो, 16 12 कितने हो गए, 28 हो गए। 28 2 30 31 और एक 32 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप इसको क्या करो, 46 को 32 से भाग लगा लो, देखना ये 32 दूना होगा क्या, 2 दूना 4, 64 हो रहा है, मतलब ये 1 पॉइंट कुछ आ रहा है। ठीक है, अब तो क्या ही करना है, 1 पॉइंट इंटू Na हो गया। अब देखो सबसे बड़ा जो है मेरा तीसरे नंबर का सबसे बड़ा है, उससे बड़ा चौथे नंबर का है, उससे मतलब उससे छोटा चौथे नंबर का है, और उसके बराबर में दूसरा और पहला हो सकता है, क्योंकि मेरी सारी वैल्यू 0 पॉइंट में निकल कर आ रही थी। ठीक है, ये तो बिल्कुल आधे के लगभग ही हो गया। ठीक है, इसको आप चाहे तो काट भी सकते थे, 4 7 28, 4 एकम 4, तो 0.66 0.6 समथिंग कुछ आता, बट डजेंट मैटर। हमको सबसे ज्यादा वाला चाहिए था, सबसे ज्यादा वाला कौन निकला, पानी निकला। एक बार और फिर से दिखा देती हूँ, पानी की वैल्यू कैसे निकाली, है ना। N इज इक्वल टू, भार कितना दे रखा है 36, अणुभार कितना होता है 18 होता है। N की वैल्यू 2 आ गई, परमाणु की संख्या निकालने को बोला है, ट्वाइस ऑफ Na यहाँ पर कर लो। ठीक है, तो Na तो चारों में आ रहा है, तो कोई मल्टीप्लाई करने की तो जरूरत नहीं है। जो 2 वाला है वो सबसे बड़ा है, ये 1 वाला दूसरे नंबर पर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा सममांगी मिश्रण नहीं है, कौन होमोजीनियस मिक्सचर नहीं होगा। अच्छा नहीं होगा, यस नहीं होगा पूछा है, होमोजीनियस नहीं होगा।
एयर हो गया, ब्रास हो गया, सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर हो गया, स्मोक हो गया। देखो, पानी के अंदर अगर आप चीनी घोलो, नमक घोलो तो वो पूरे तरीके से घुल जाता है, वो विजिबल नहीं होता है, मतलब वो उसी सॉल्यूशन में पूरा सॉल्यूएबल यहाँ पर होगा। तो ये तो हमारा होमोजीनियस है। ब्रास जो सॉलिड सॉल्यूशन यहाँ पर होता है वो भी होमोजीनियस है। हवा जो प्योर एयर होती है वो भी हमारी होमोजीनियस होगी, लेकिन स्मोक जो है वो हमारा हेट्रोजीनियस मिश्रण यहाँ पर होता है, विषमांगी मिश्रण यहाँ पर होता है। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है कि ये जो स्मोक है, ये जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जो धुआं वगैरह होता है, उन सबका मिक्सचर यहाँ पर होता है ना? ठीक है, तो आप देखो स्मोक जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि ठोस कण कार्बन आदि गैसेस का मिश्रण होता है, सबकी संरचना यहाँ पर अलग अलग होती है, इसीलिए इसको हेट्रोजीनियस कहा जाता है। बाकी आपका जो पीतल, यदि आप आंसर करें तो पीतल तो होमोजीनियस मिक्सचर है, जिसमें आपका जो वो कांटा टी वाला फॉर्मूला अपन लगाते हैं कि ब्रॉस यानी कि पीतल जो है तांबा और जिंक की क्या है, अलॉय है, तांबा और जिंक का मिश्र धातु है, पर्याप्त रेशियो में इसको मिलाया जाता है, जिससे आपका क्या बन जाता है, ब्रास यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, और एयर भी हमारा होमोजीनियस मिक्सचर है। जो वायुमंडल में जो प्रेजेंट है वो एयर है, जिसमें सारी गैसेस इक्वल रेशियो में अवेलेबल है। जैसे नाइट्रोजन 78 है, ऑक्सीजन का 20.9 समथिंग है, CO2 0.04 है, इस तरीके से। ठीक है, अगर ये यहाँ पर और कुछ पूछता तो फिर अपन देखते कि होमोजीनियस क्या होगा और हेट्रोजीनियस क्या होगा। चलिए, अभी तक का ये सबसे बेस्ट और सबसे कंसेप्चुअल फॉर्मूला मूलानुपाती सूत्र निकालने का, लास्ट क्लास में ये मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, बट ये किसी ने भी सॉल्व नहीं किया। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी अपन बैठकर सॉल्व कर लेते, बाकी क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करिएगा। ये वाले क्वेश्चन आपको ध्यान होगा, जब आपने क्लास 11 पढ़ी होगी केमिस्ट्री की, तो ये यूनिट 1 में ही पूछे जाते थे। ठीक है, और काफी बड़े फॉर्मूला होते थे, हमको एक बड़ी सी टेबल बनानी होती थी, है ना? टेबल में हम लोग कंपैरिजन करते थे, मूलानुपाती सूत्र निकालकर ये फॉर्मूला बनाते थे, बट अभी वो टाइम है नहीं, कितनी बड़ी टेबल बनाकर 15 मिनट लगते थे स्कूल टाइम में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। बट हम लोग थोड़ा सा ट्रिकी और थोड़ा सा इसको फास्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एग्जाम में डेफिनेट सी बात है कि 80% स्टूडेंट को टाइम कम पड़ने वाला है। ठीक है, तो थोड़ा सा अभी से आप प्रैक्टिस करो कि जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करने की। उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी भी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र यानी कि एम्पेरिकल फॉर्मूला C2H3O2 दे रखा है, एच वेपर डेंसिटी 59, उसका वाष्प घनत्व दे रखा है 59, तो अणु सूत्र क्या होगा? कई बार क्या होता है, अणु सूत्र दे देते हैं, मूलानुपाती सूत्र निकालने को बोलते हैं। तो देखो, वैसे तो एग्जामिनर ऑप्शंस आपको सोच समझ कर ही देगा, बट इन केस कुछ बोल सकते हैं ना कि कुछ इधर उधर के ऑप्शंस दे दिया, बिना सोचे समझे ऑप्शंस दे दिए। तो मूलानुपाती सूत्र बेसिकली मैं आपको एक डेफिनेशन दिखाती हूँ, उसके बाद मैं आपको एक इसकी शॉर्ट ट्रिक दिखाऊंगी। सबसे पहले मूलानुपाती सूत्र की डेफिनेशन पढ़ो, होता क्या है, एम्पेरिकल फॉर्मूला होता क्या है। किसी भी यौगिक का वह रासायनिक सूत्र जो उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं का, कोई भी तत्व हमारे पास हो गया, जैसे H2 हो गया, इसमें जो भी परमाणु अवेलेबल है उसका सरलतम पूर्णांक अनुपात प्रदर्शित करता है। मूलानुपाती सूत्र या सरलतम सूत्र इसको कहा जा सकता है। किसी भी यौगिक का वह रासायनिक सूत्र जो उसमें उपस्थित विभिन्न तत्व, हाइड्रोजन ऑक्सीजन तत्व हो गए, इसके कितने परमाणु है, हाइड्रोजन के 2 है, ऑक्सीजन का 1 है, उसका सरलतम पूर्णांक प्रदर्शित करेगा। जैसे कि एक एग्जांपल ले सकते हैं, व्हाट इज ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है। ठीक है, अब इसको बोला है कि इसको सिंप्लीफाई करो। तो अगर मैं ये नंबर देखूं, कार्बन 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6, तो इसका जो रेशियो बनेगा 6:12:6 बनेगा, मतलब इसका जो रेशियो बनेगा 1:2, मतलब कार्बन का रेशियो 1, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो C6H12O6 का मूलानुपाती सूत्र एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो गया, C1H2O1 यहाँ पर हो गया। अगर ये चीज समझ में आ गई तो ट्रिक भी समझ में आ जाएगी, ट्रिक तो नहीं, बेसिकली एक कंसेप्ट है। ठीक है, ये समझ में आ गया, इसको सिंप्लीफाई कर दिया है। जैसे कि अपन शर्करा वगैरह का बनाते हैं तो उसमें और बड़े नंबर्स आते हैं, C12, और बढ़ते जाते हैं, तो वो एक ही नंबर से कट जाने चाहिए और वो रेशियो में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाने चाहिए, अनुपात में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाने चाहिए। तो देखो, हमारा जो फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा है, C2H3O2। ये कौन सा है, एम्पेरिकल फॉर्मूला यहाँ पर है, मतलब मूलानुपाती सूत्र यहाँ पर दे रखा है। तो यानी कि जो भी ऑप्शंस है वो किसके मल्टीपल में होना चाहिए, 2, 3 और 2 के मल्टीपल में होना चाहिए। ठीक है, ये पहले मैं आपको एक कंसेप्ट सिखा रही हूँ, उसके बाद अपन फॉर्मूला से समझेंगे। ठीक है, मूलानुपाती सबसे सरलतम पूर्णांक होता है, सबसे इजी, क्योंकि इसके बाद तो कटेगा नहीं, और कट जाता है तो पॉइंट में वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 1 और ये 1.5, हमको ऐसा नहीं चाहिए, हमको सरलतम पूर्णांक यहाँ पर चाहिए। तो इन चारों का जो रेशियो है वो किसके बराबर होना चाहिए, 2, 3 के 2 के बराबर में। ये इधर लिख लो।
ठीक है, अब यहाँ पर मैं देखूं तो पहला वाला ही ऑप्शन 2-3-2 के रेशियो में है। ठीक है, हो भी सकता है कि यही आंसर हो। दूसरा वाला ऑप्शन देखना, 4-6 और 4 के अनुपात में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। फॉर्मूला तो यही होगा, CHO का सरलतम रूप है, मतलब फॉर्मूला CHO के टर्म्स में ही होगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना कि फॉर्मूला अगर ये पूछा है तो ये भी फॉर्मूला सेम ही होगा, बस जो रेशियो है वो एक्चुअल नंबर में होगा। ये 6-9-6 दे रखा है, ये 8-12 और 8 दे रखा है। ठीक है, अब इसको काट लो, सबका आंसर 2-3-2 या जो भी मेन आंसर होगा वो 2-3-2 का रेशियो आना चाहिए। पहला ही आंसर 2-3-2 है, इसको काट लो, ये भी 2-3-2 ही हो रहा है, इसको काट लिया। 3 से 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 दूना 6, है ना। फिर ये आपका कैसे कट रहा है, 4 दूना 8, 4 तिया 12 और 4 दूना 8, मतलब चारों ही रेशियो इन्होंने बहुत ही दिमाग लगाकर एग्जाम में 2-3-2 वाला दिया है। ठीक है, मतलब आपके चारों ही आंसर हो सकते हैं। तो पहला केस तो ये होगा कि आप सबसे पहले ऑप्शंस चेक करोगे, ऑप्शंस के रेशियो निकालोगे। अगर रेशियो में मान लो इन केस की ये 5 होता, ठीक है, तो अपन देख लेते कि ये 5 या फिर 5 नहीं, इसका एक मल्टीपल मान लो, 4 बोल रहा है 8 होता है ना, यहाँ पर अपन बोल रहे हैं कि ये क्या हो जाता मेरा, 8 हो जाता। तो मैंने इसको 2 से काटा, 2 दूना 4, 2 तिया 6, है ना, और ये 8 हो गया, मतलब 2 चौक 8, तो ये रेशियो कितना आ गया, 2-3-4 आ गया, जो कि इससे मैच नहीं कर रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया। ठीक है, अभी इससे पता नहीं चल रहा है ना, क्योंकि सारी रेशियो तो 2-3-2 है, मतलब कि यहाँ से ये समझ में आया कि चलो अब चारों ही ऑप्शंस को, मतलब मेन जो फॉर्मूला है उससे अपन को क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो सकता है कि और किसी ऑप्शंस में और किसी क्वेश्चन में आपको ये देखने को मिले कि यहाँ पर आपका ये कंसेप्ट जो है काम कर जाए। ठीक है, हम लोग फॉर्मूला पर आ जाते हैं। मूलानुपाती सूत्र, एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना दे रखा है अपन को, C2H3O2 दे रखा है। वेपर डेंसिटी कितनी दे रखी है, 59 यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास, यानी कि किसी भी इसका इसका क्या निकाल सकते हो आप, अणुभार निकाल सकते हो। कैसे, जो आपको यहाँ पर वैल्यू दे रखी है, ठीक है, उसमें आप क्या करो, इसका मल्टीप्लाई कर लो। इसका मल्टीप्लाई करके, मतलब इसका फॉर्मूला पहले लिख देती हूँ, 2 वेपर डेंसिटी होता है। मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला क्या होता है, 2 वेपर डेंसिटी होता है। ठीक है, 2 वेपर डेंसिटी कितनी दे रखी है, 118, ये 2 फिक्स नंबर है। ठीक है, तो 2 × 59 कितना हो गया, 118 हो गया, मतलब मेरा मॉलिक्यूलर मास, अणुभार जो होता है वो निकल कर आ गया। अगर वेपर डेंसिटी दे रखी हो तो अपन डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए, उसके बाद अब अपन लगाते हैं मूलानुपाती सूत्र का फॉर्मूला। मूलानुपाती सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, कौन बताएगा, या फिर आपने जो ये मोल संख्या निकालने वाला फॉर्मूला देखा है, एन जो अपना फ्रैक्शन होता है ना, एन बेसिकली क्या है, एन एक इंटीजर है जिसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी यहाँ पर हो सकती है। तो एन का फॉर्मूला आप यहाँ पर लिखना, मोलिक्यूलर मास डिवाइड बाय हमारा जो मूलानुपाती सूत्र है, एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास। ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला यानी कि मूलानुपाती सूत्र जो है उसका द्रव्यमान कितना होगा, और ऊपर क्या लिखोगे कि किसी भी वस्तु का जो अणुभार आपने निकाला है वो यहाँ पर कितना होगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये मॉलिक्यूलर मास हमेशा निकलेगा आपका वेपर डेंसिटी से, और एम्पेरिकल फॉर्मूला यानी कि जो मूलानुपाती सूत्र है उसका द्रव्यमान कितना है ना, मास कितना है। तो देखो, C2 है, H3 है, O2 है। ठीक है, अब अपन क्या करें, मल्टीप्लाई कर ले, मतलब वैल्यू निकाल ले। कार्बन की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 12 दूना 24, हाइड्रोजन की 3 हो जाएगी, ऑक्सीजन की 32 यहाँ पर हो जाएगी, 4 3 7 2 9 हो जाएगा, 3 3 2 5, है ना, हासिल तो बचा ही नहीं था, है ना, सही किया, 59 आएगा। एक बार और चेक कर लेते हैं, 4 3 7 2 9 हो गया, 3 2 5, हाँ 3 2 5 यहाँ पर हो गया। तो ये क्या निकल कर आ गया, मेरा एम्पेरिकल फॉर्मूला निकल कर आ गया। बस इसके अंदर अब मैं क्या करूं, वैल्यू रख लूं। एन की वैल्यू, एम की वैल्यू कितनी दे रखी है, 118, और ये एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना निकल कर आया, 59 ही निकल कर आ गया। ठीक है, ये कितने के बराबर हो जाएगा, मेरा 2 के बराबर हो जाएगा, यानी कि मेरी जो एन की वैल्यू निकल कर आई है वो कितनी आ गई, 2 यहाँ पर आ गई। ठीक है, अभी भी काम नहीं बना है। अब जो हम लोग मेन चीज यहाँ पर निकालेंगे कि जो भी मूलानुपाती सूत्र है यानी कि C2H3O2 है, इसमें जो भी आपका इंटीजर आया उसका मल्टीप्लाई कर लो, है ना, 2 दूना 4 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, और 2 दूना 4 यहाँ पर हो गया। सो C4H6O4 कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी के अंदर लिखा हुआ है। थोड़ा बहुत भी कुछ समझ में आया, मैं एक बार और फिर से सेम चीज को एक्सप्लेन कर रही हूँ, है ना, क्योंकि नया क्वेश्चन है और अपन थोड़ा अलग तरीके से कर रहे हैं, बुक से थोड़ा सा हटके, टेबल वगैरह नहीं बना के, क्योंकि उसमें एक बेसिक नंबर आपको याद हो, कभी आपने किया हो, उसमें अपन एक बेसिक जो एवरेज वैल्यू है उसको कंसीडर करते हैं, फिर वहां से आंसर निकालते हैं, तो उसमें प्रोबेबिलिटी होती है कि 2 आंसर आपके करेक्ट होते हैं।
है ना, अगर पूरा डिटेल में देखें तो। चलो अभी अपन इसी को कर लेते हैं। किसी भी चीज का मूलानुपाती सूत्र आपको दे रखा है C2H3O2। हमने यहाँ से क्या करा, मॉलिक्यूलर मास निकाला 2 इंटू वेपर डेंसिटी करके। 2 इंटू 59 यहाँ पर कितना हो गया, 118 हो गया। ठीक है, फिर हमने देखा कि जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है इसका मास निकाल लेते, C2H3O2 का मास निकाला तो ये भी अपना 59 आया था। ठीक है, अब अपन देखेंगे कि हमको जब n की वैल्यू निकालनी है तो मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास। मॉलिक्यूलर मास कितना है, 118, एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना है, 59, मतलब n की वैल्यू 2 आ गई। अब आप इसमें देखो कि जो आपका मेन फॉर्मूला था उसमें आप 2 का मल्टीप्लाई करो, जो भी ऑप्शंस में होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, C2 था तो C4 आंसर आना चाहिए, H3 था तो 6 आना चाहिए, O2 था तो O4 आना चाहिए, वो केवल इसके अंदर दे रखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को देखिएगा, सिंपल सा लेकिन जो रिएक्शन वाला है वो क्वेश्चन है। इसने क्या बोला है, Al2O3 में 27 ग्राम एल्यूमिनियम कितने ग्राम ऑक्सीजन से क्रिया करेगा। मतलब Al2O3 है ना, Al2O3 कैसे बना होगा, जब यहाँ पर 27 ग्राम ऑक्सीजन मिली, 27 ग्राम एल्यूमिनियम मिली होगी और वो क्या कर रही होगी, यहाँ पर ऑक्सीजन से क्रिया कर रही होगी। मतलब ऐसा कुछ हुआ होगा इनके साथ कि एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन मिली होगी तब मेरे को Al2O3 मिला होगा। तो पहले तो मैं इसको बैलेंस करूं तभी मेरी जो सिचुएशन है वो बन पाएगी कि कितने मोल्स यूज हुए। तो देखो बैलेंस करने में जाती हूँ तो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है। आप चाहे तो पॉइंट में भी कर सकते हो बट उसको अवॉइड करना क्योंकि कैलकुलेशन लेंदी होती है। ठीक है, मैं यहाँ पर 2 लिख दूं तो टोटल ऑक्सीजन कितनी होगी, 6 हो गई। ठीक है, तो मुझे इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 3 लिखना पड़ा बट उस चक्कर में मेरा एल्यूमिनियम 4 हो गया। तो कोई बात नहीं, मैंने इधर 4 एल्यूमिनियम लिख दिया। और अगर आप पॉइंट में भी करते हो तो बस ये ध्यान रखना कि जितने नंबर लेफ्ट हैंड साइड है उतने ही नंबर किधर होना चाहिए, राइट हैंड साइड पर होना चाहिए। ठीक है, तो इसने बोला है कि Al2O3 में 27 ग्राम मेरी एल्यूमिनियम लगी है ना, तो इसमें कितने ग्राम ऑक्सीजन लगी होगी तब जाकर मेरा ये Al2O3 यहाँ पर बना होगा, है ना, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड वाला ये बना होगा। तो देखो अब इसका मैं टोटल मोल निकाल लूं क्योंकि एक मोल 27 का इसने बोल रखा है। ठीक है, तो पहले तो मैं इसके मोल यहाँ पर काउंट कर लेती हूँ। ठीक है, देखो ये कितने के बराबर हो जाएगा, 27 चौक 108 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 108 हम लोग इसको कह सकते हैं, टोटल कितना हो गया ये, 108 ग्राम हो गया। ठीक है, अब परमाणु भार भी देखो 27 ही दे रखा है तो मेनली हम लोग जो एल्यूमिनियम का परमाणु भार है 27, उसमें किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना। परमाणु भार एल्यूमिनियम का 27 होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, लेकिन ऑक्सीजन के कितने गैस है तो गैस का कितना हो जाएगा, O2 यानी 16 दूना 32। 32 के कितने अवेलेबल है, 32 के यहाँ पर हमारे पास 3 अवेलेबल है। तो टोटल ऑक्सीजन का भार कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 96 ग्राम यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, मतलब आप कहना ये चाह रहे हो कि जब हमने Al2O3 बनाया तो उसमें मेरे को 108 ग्राम जो है एल्यूमिनियम लगी, है ना, इससे मेरा क्या बना, 96 ग्राम यहाँ पर O2 बना। ठीक है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। तो 1 ग्राम जब एल्यूमिनियम बना होगा तो उसमें चूंकि इसलिए वाला हम लोग कर रहे हैं, ये कितने के बराबर हो जाएगा, 96 डिवाइड बाय 108 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 108 ऑफ O2 के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है, 27 ग्राम के लिए ही पूछा है ना, तो 27 ग्राम के लिए अगर आपसे पूछ रहा है तो इसीलिए 27 ग्राम एल्यूमिनियम किसके बराबर हो जाएगा, 96 डिवाइड बाय 108 इंटू 27 के। ठीक है, 27 चौक 108 हो जाएगा, 4 से ही कितनी बार कट जाएगा, 4 दूना 8 और 4 चौक 16, 24 टाइम्स कट जाएगा। 24 ग्राम O2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार और मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ ये वाली चीज। हमने रिएक्शन बनाई Al2O3 करके, हमने बोला एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन मिली होगी। अब कितनी एल्यूमिनियम और कितनी ऑक्सीजन मिली वो हमको बैलेंस करना है। मैंने इसको 2 किया, यहाँ पर मुझे 3 करना पड़ा, यहाँ पर 4 करना पड़ा। टोटल आप काउंट कर लो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल होनी चाहिए। अब मुझे पता था कि इसका टोटल मेरे को भार निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर वही पूछा गया है कि कितने ग्राम जरूरत पड़ेगी। तो 4 एल्यूमिनियम के मैंने परमाणु यहाँ पर लिए, 4 इंटू एल्यूमिनियम का भार कितना होता है, 27 दे रखा है क्वेश्चन में। और वो लोग ये जानते हैं कि आपको ऑक्सीजन का ऑलरेडी पता होगा इसलिए उन्होंने नहीं दिया है। तो ये मेरा 96 हो गया, ये 27 चौक कितना बताया था अभी, 7 चौक 28, 4 दूना 8 और 1 9, 98, 108 है ना। 7 चौक 28, 2 हासिल का लगेगा, 4 दूना 8 और 2 10, 108 हो गया। तो 108 ग्राम जो एल्यूमिनियम है वो किसके बराबर होगी, 96 ग्राम ऑफ O2 के बराबर होगी। तो यहीं से आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, इसीलिए 27 ग्राम एल्यूमिनियम किसके बराबर होगी, 96 डिवाइड बाय 108 इंटू
27 के बेसिक मैथ्स कैलकुलेशन, तो यहाँ से जो आपका आंसर आएगा, ठीक है, 24 ग्राम O2 यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। अब यही चीज वो रिवर्स में पूछ सकते हैं कि इन दोनों को बनाने के लिए कितना L2O3 लगा है, तो पहले इसका टोटल बाहर निकाल के उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, यूरिया में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है? ठीक है, क्लियर हो रहे हैं क्वेश्चंस? यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत, तो अब ये तो समस्या हो गई कि यूरिया का फॉर्मूला ही नहीं पता है तो कैसे करोगे। और वैसे ये बेसिक क्वेश्चन होता है कि यूरिया में अगर आपने वो एनपीके के कट्टे भी देखे तो उसमें परसेंटेज लिखा हुआ रहता है कि 46.6% इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, बाकी आपका पीके यहाँ पर फास्फोरस और पोटेशियम यहाँ पर रहता है। ठीक है, और सबसे ज्यादा जरूरी इसी में नाइट्रोजन ही होता है क्योंकि पौधे की 75 पोषक तत्वों की पूर्ति, 75% पोषक तत्वों की पूर्ति अकेले यूरिया यहाँ पर कर सकता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो एक बार निकाल कर देखना है या फिर आगे चले? चलो एक बार मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, आप एक बार खुद से भी ट्राई कर सकते हो। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CO, NH2 होता है, इसको ऐसे लिखा जाता है, बट अभी मुझे कैलकुलेशन करनी है तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, NH2 का ट्वाइस है ना, NH2 दो बार है इंटू CO यहाँ पर हो जाएगा। कैलकुलेशन कर लो, नाइट्रोजन कितनी बार है? 14, इसके बाहर 2 लिखा हुआ है यानी 14 दूना 28, हाइड्रोजन 2 बार है, 2 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा यहाँ पर? 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कितना बच रहा है? कार्बन बच रहा है, कार्बन का भार कितना होगा? 12 होगा, ऑक्सीजन का 16 यहाँ पर होगा। आप इसको सम कर लो, वैसे याद होना चाहिए यूरिया का भार जो है 60 के बराबर होता है, 60 पॉइंट समथिंग 06 कुछ ऐसा आता है। ठीक है, ठीक है, आप इसको टोटल सम कर लीजिए, 0 आ जाएगा, 2 और 1 3 और 1 4 2 6, 60 आ गया। 60 ग्राम प्रति मोल जो है यूरिया का मॉलिक्यूलर मास यानी कि अणुभार आ गया। बट इसने नाइट्रोजन का प्रतिशत पूछा है तो इसमें टोटल नाइट्रोजन देख लो कितनी है, N2 है यानी कि 14 दूना 28, तो टोटल नाइट्रोजन है किसमें से? 60 में से। परसेंटेज निकालना, 100 का मल्टीप्लाई कर दो, 20 तिया 60, 20 पांचे 100 हो जाएगा, 8 पांचो 40, 5 दूना 10, 4 14, 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 छंग 18, 46.67 आपका आंसर आ जाएगा। दैट इज इन ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? 46 कैसे आया मेरे? अगर इसमें ये भी पूछता, क्या था हमारा, कार्बन का भी पूछता तो भी हम लोग निकाल लेते। क्यों? क्योंकि अब हम लोग प्रो हो चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। जिससे इसने कार्बन के लिए पूछा, कार्बन एक ही बार है, कार्बन का भार कितना होता है? 12, ये हमने लिखा, और टोटल कितना है? 60 है, 12/60 इंटू 100 करते तो कार्बन का प्रतिशत आ जाता। ठीक है, ऐसे हाइड्रोजन का पूछता, हाइड्रोजन कितनी बार है? 4 बार है। ठीक है, 4 मतलब 4 का ही मल्टीप्लाई होगा, 4 इंटू 1 डिवाइड बाई 60 इंटू 100 कर लेते। ऐसे ही अगर ये और कौन बच रहा है, ऑक्सीजन के लिए पूछता, ऑक्सीजन का भार कितना होगा? 16, 16 डिवाइड बाई 60 इंटू 100 कर लेते तो आपका ऑक्सीजन का भार निकल कर आ जाता। तो ऐसे किसी का भी भार पूछे इजीली आप निकाल सकते हो। चलो फटाफट से कुछ बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं। 10 टू द पावर 18 का जो प्रीफिक्स है वो क्या है? अगर किसी की भी पावर 18 लिखी हुई है तो आप उसको इन शॉर्ट क्या लिख सकते हो? जैसे 5 इंटू 10 टू द पावर 18 है, आप उसको गीगा, एक्सा, मेगा, नैनो क्या लिखोगे? आप उसको लिख सकते हो एक्सा। ठीक है, क्लियर है? तो ये सफिक्स प्रीफिक्स आप यहाँ पर देख लो, एक बार ये चेक कर लो। ठीक है, क्या क्या दे रखा है, जैसे कि यहाँ पर आप चाहे तो इसका ये देख लेना स्क्रीनशॉट। देखो इसमें क्या क्या दे रखा है हमको, यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं। डेका 10 टू द पावर 1, हेक्टो 2 होता है, किलो 3, मेगा 6, गीगा 9 है ना, गीगा 9 होता है, हमेशा ध्यान रखना। टेरा 12 होता है, पेटा 15 होता है, एक्सा 18 होता है, यही पूछा था उसने। जेटा 21 होता है, योटा जो होता है वो 24 यहाँ पर होता है। ठीक है, अब ऐसे ही अपना माइनस में भी चलता है, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो -6, नैनो -9, पीको -12, फेमटो 15, एटो जो होता है, इधर जो आप एक्सा बोलते हो प्लस में, माइनस में जाओगे 10 टू द पावर माइनस में, तो ये कितना हो जाएगा? एटो यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलो ये क्वेश्चन आप एज अ होमवर्क ले लो, इसको अब अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे। यस, एक्सा इज द करेक्ट आंसर। हीलियम के 100 एएमयू में, हीलियम के 100 एएमयू में हीलियम के परमाणुओं की जो संख्या है वो कितने के बराबर होगी? हीलियम का जो परमाणु भार हमको कितना दे रखा है? 4 दे रखा है, तो उसके परमाणुओं की संख्या हमको यहाँ पर निकालनी है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, आप एक बार खुद से जो आपके पास फॉर्मूलाज अवेलेबल हैं, जो आपको याद है, वो आप निकाल के बताइएगा। ठीक है, इसको हम लोग अगली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, सो क्लास को यहीं ओवर करते हैं। कोई डाउट है तो आप अभी मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है।